तो चलिए शुरू करते हैं सॉइल का लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग ने छोड़ा था यहाँ पे हाइड्रोमीटर करेक्शन पे। 3 तरीके की हाइड्रोमीटर करेक्शन होती है। ठीक है, टेम्परेचर जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, मेनिस्कस जो कि पॉजिटिव होती है, डिस्पर्सिंग जो कि नेगेटिव होती है। ठीक है, ये तीनों सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंडर हाइड्रोमीटर करेक्शन लगाने के लिए था। ठीक है, कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के लिए। ठीक, देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिट वेट इनटू डेप्थ। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज़ होता है। जो पोर वाटर प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ होता है। डेप्थ ऑफ वाटर डी जो है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर है। इफेक्टिव स्ट्रेस, देखिए ये जो टोटल स्ट्रेस है ये हमारा टोटल स्ट्रेस है, ये हमारा पोर वाटर प्रेशर है। ठीक है, और ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। वैसे तो जनरल फॉर्मूला ये होता है कि टोटल स्ट्रेस इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो टोटल हेड इन सॉइल इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, देन सीपेज प्रेशर। ठीक है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट। ठीक, हाइट मतलब डेप्थ ऑफ अ फ्लो। ठीक, तो ये होता है सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर की वजह से होता है। और इसमें फिर सीपेज फोर्स होता है। सीपेज फोर्स होता है आई एल इंटू यूनिट वेट इंटू ए। अभी आई क्या है, आई होता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला होता है हेड अपॉन लेंथ। ठीक है, तो हेड अपॉन लेंथ। अब जो सीपेज फोर्स होता है, देखिए जनरल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया। ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है सीपेज फोर्स का, नहीं फोर्स इनटू एरिया। नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकलता है प्रेशर इनटू एरिया। हमारा यहाँ पे प्रेशर था यूनिट वेट इनटू हाइट, और यहाँ पे एरिया हो गया। ठीक है, और जो एच है उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आई इंटू एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे है हमारा सीपेज फोर्स का फॉर्मूला। तो क्या हो गया, आई इंटू एल इंटू यूनिट वेट इंटू एरिया, तो ये हमारा सीपेज फोर्स का फॉर्मूला हो गया। देन स्पेसिफिक सीपेज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सीपेज प्रेशर, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट, मतलब डेप्थ ऑफ द फ्लो, हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, और सीपेज फोर्स हो गया हमारा यूनिट वेट इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और स्पेसिफिक सीपेज फोर्स जो होता है वो यूनिट वेट इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। देन अपवर्ड इफेक्टिव स्ट्रेस, देखिए अपवर्ड इफेक्टिव स्ट्रेस होगा तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे सीपेज प्रेशर को माइनस कर देंगे। और डाउनवर्ड इफेक्टिव होगा तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट प्लस सीपेज प्रेशर। अब ये कैसे होता है, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऐसे है, ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस घट जाएगा, और ऐसे तो बढ़ जाएगा। फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है G-1/1 + E। ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्या, ताकि क्योंकि बहुत बार यूज़ हो सकता है ये फॉर्मूला। देन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, एक मैं पेज ऐड करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है बता देता हूँ कि देखिए पहली बात तो जो थोड़ा सा पीछे से कवर करेंगे, कल छूट गया था, सॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू, देखिए एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हमारा सॉइल का। सॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ सॉइल। जो हमारी 3 कैटेगरीज ऑफ सॉइल हैं ये कौन कौन सी हैं, पहली है कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरी है फाइन ग्रेन सॉइल,
और जो हमारी तीसरी सॉइल है वो है ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक, ये हमारी हो गई 3 तरीके की सॉइल, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है। फिर जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए होता है फर्स्ट थिंग, और यहीं पे एंड ऑल्सो यूज फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और फर्दर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एक होता है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है, अगर ग्राउंड वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और ग्राउंड लेवल जब इंक्रीज़ करता है, ग्राउंड वाटर टेबल जब इंक्रीज़ करती है, राइज करती है, तो क्या होता है, हमारा जो इफेक्टिव प्रेशर होता है, देन इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल जब हमारा ग्राउंड लेवल से नीचे होगा, और अगर ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज़ करता है। ठीक है, और यहीं पे अगर ग्राउंड वाटर लेवल अबव ग्राउंड लेवल है, और अगर ग्राउंड वाटर टेबल राइज कर रहा है, तो हमारा देन इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज़ करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड वाटर लेवल अगर ग्राउंड लेवल से कम है, और अगर ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज़ करता है। और यहीं पे ग्राउंड वाटर लेवल अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर है, और अगर वाटर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज़ करता है। फिर फर्दर पॉइंट डिस्कस करते हैं एक और, कि ड्यू टू कैपिलरी राइज, कैपिलरी फ्रिंजेस जो प्रेजेंट होती हैं सॉइल में, उससे कैपिलरी राइज होता है। ड्यू टू कैपिलरी राइज इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस। और ये कितनी वैल्यू से इंक्रीज करता है, बाय वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू एस सी। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सरचार्ज। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारी जो वैल्यू है इफेक्ट, अगर कैपिलरी राइज होता है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है बाय द वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू एस सी, और इसे हम लोग सरचार्ज भी बुलाते हैं। फिर अगर इफ वाटर टेबल इज अबव ग्राउंड लेवल, then if there rise in groundwater table, there will be no change in effective stress। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने गलत लिख दिया है, ये वाला। ठीक, अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो अगर राइज करेगा ग्राउंड वाटर टेबल, तो देयर विल बी नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर हमारी ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल अगर राइज करेगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, वो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि ग्राउंड वाटर जो टेबल है, अगर ग्राउंड लेवल से नीचे है, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है अगर राइज का अपोजिट क्या होता है,
डिक्रीज़ करेगा ग्राउंड वाटर लेवल, तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा, देन इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर वाटर टेबल राइज़ कर रहा है, ठीक है, वाटर टेबल राइज़ कर रहा है तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज़ करेगा। अगर वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ये कब काम होता है? जब ग्राउंड वाटर टेबल इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल। बट अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से ऊपर हो जाती है, देन इफ़ देयर इज़ चेंज इन द ग्राउंड वाटर टेबल, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, मैंने जो गलती की थी वो मैंने सही कर दी, यहाँ पे गलत था, मैंने सही लिख दिया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तभी इस फॉर्मूले से, जो इसके लिए फॉर्मूला होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज़ करा, तो ये हो जाएगा, एंड ये इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, जो अभी ऊपर पढ़ा था। देन फर्दर डिस्कस करते हैं, आगे आते हैं। पाइपिंग अकर्स व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अकर्स। अब पाइपिंग क्या होता है? देखिए क्या होता है, जैसे हमारा कोई रिजर्वायर है, ठीक है, ये हमारा कोई रिजर्वायर है, ठीक है, ये शीट पाइल प्रोवाइड की गई है, तो हमारा पानी सीप करता है, तो ये शीट पाइल प्रोवाइड की जाती है, ये वाली, ताकि जो इसका जो ट्रैवल रूट है वो लंबा हो जाए। लेकिन क्या होता है, अगर ना प्रोवाइड की जाए तो क्या करता है, ये जल्दी फ्लो कर जाता है और यहाँ से एक इस एक्स्ट्रा प्रेशर निकाल के बाहर निकाल आता है, ये सैंड या सिल्ट कह सकते हैं। तो ये पाइपिंग की वजह से होता है। पाइपिंग क्यों होती है? पाइपिंग जनरली एक तो फाइन सैंड और कोर्स सिल्ट में होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, पाइपिंग जो होता है, इट अकर्स व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज इक्वल टू 0, फर्स्ट थिंग, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अकर कर जाता है, तब हमारा पाइपिंग फेलियर होता है। ठीक, और ये अभी मैं बताता हूँ ये, ठीक है। तो और यहाँ पे गए था, हाँ, अगर हमारा एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज लेस देन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, देन क्विक सैंड कैन बी अवॉइडेड। क्विक सैंड, ठीक है, भी सेम चीज़ होती है, ठीक है, पाइपिंग जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये जो क्विक सैंड है, इसको मतलब अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो बड़ी हो एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। ये पॉइंट याद रखिएगा, एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो अगर हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बड़ा है एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से, तो हमारा पाइपिंग फेलियर अवॉइड किया जा सकता है। अब पाइपिंग फेलियर को और क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्विक सैंड, सैंड बस्टिंग पाइपिंग, ठीक है, या फिर एक नाम से और कहते हैं सैंड बॉइलिंग, ठीक है। ये सारे नाम हैं ये पाइपिंग फेलियर के। और ये कंडीशन कहाँ पे वो होती है, मतलब वो करती है, मतलब कौन से सॉइल में होती है? ये होती है फाइन सैंड में एंड कोर्स सिल्ट में, जैसे कि मैंने अभी बताया था। देन इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज़ इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ऑफ वाटर, मतलब सीपेज वाटर जो फ्लो कर रहा है, इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, then seepage force will also act in upward direction due to which effective stress will decrease, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और condition when seepage force is upward, ठीक है, और effective stress decreases, a condition where it becomes 0 leads to quicksand condition, ये भी बताया था। तो और जो सीपेज प्रेशर है वो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो के डायरेक्शन में लगता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला बता ही दिया था, ये हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो के बराबर होता है। और फिर हमारा ये जो है ये प्लास्टिसिटी चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट को कहते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये पहली बात, तो ये हमारी ए लाइन होती है, ए लाइन है, ये हमारी यू लाइन है, ठीक है। ए लाइन और यू लाइन की हमारी वो पूछ ली जाती है। तो इक्वेशन याद रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इक्वेशन होता है 0.73 WL-20, और यू लाइन की इक्वेशन जनरली पूछी नहीं जाती है, बट हम लोग तो याद रखेंगे 0.9 WL-8, बट 0.73 WL-20 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट है। और ए लाइन के ऊपर कोई भी ए लाइन के ऊपर हमारी क्ले सॉइल होती है, और ए लाइन के नीचे हमारी सिल्ट होती है,
ठीक है। और यू लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है। ये पॉइंट, इतने पॉइंट याद रखिएगा, हैशटैग पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। फिर दूसरी बात, यहाँ पे यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमारा लो प्लास्टिक सॉइल होती है, यहाँ पे इंटरमीडिएट प्लास्टिक सॉइल होती है, और यहाँ पे हाई प्लास्टिक सॉइल होती है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, नीचे और यहाँ पे 35 से ऊपर और 50 के बीच में मीडियम प्लास्टिसिटी, 35 से नीचे लो प्लास्टिसिटी और 50 से ऊपर हाई प्लास्टिक सॉइल होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर फर्दर डिस्कस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कि जैसे जो हमारा स्पेसिफिक सीपेज फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला क्या बताया था? उसका फॉर्मूला मैंने बताया था गामा डब्ल्यू इंटू आई। ठीक है, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं कि सीपेज फोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, सीपेज फोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और ये इसी के इक्वल होता है। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो कॉल्ड ऑफ सीपेज फोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इससे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया कि सीपेज फोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। फिर सीपेज फोर्स always acts in the direction of flow, acts in direction of flow, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एंड ड्यू टू दिस effective stress may increase or decrease। अगर अपवर्ड है तो डिक्रीज़ करेगा और डाउनवर्ड है तो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, फिर ड्यू टू इंक्रीजिंग सरचार्ज increases effective stress। effective stress and this increase is throughout the depth of the soil, is throughout the depth of soil। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर और क्या बता सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिलरी राइज it leads to negative pore water pressure। ये कुछ हैशटैग्स पॉइंट हैं, इनको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैपिलरी राइज के इंक्रीज़ की वजह से हमारा जो पोर वाटर प्रेशर है वो नेगेटिव होता है। फिर एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, अगर हमारा जो सॉइल है, सॉइल इज़ fully saturated ठीक है, तो हमारा जो पोर वाटर प्रेशर है पोर वाटर प्रेशर इज़ पॉजिटिव। तो ये सब पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी जेईई में ही पूछे हुए क्वेश्चन है। तो अगर हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल है वो 1 है या 100% है, तो हमारा जो पोर वाटर प्रेशर वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिलरी राइज इट लीड्स टू नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर।
ठीक है। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला जो होता है, वैसे तो हम लोग फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कैपिलरी राइज का, और ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। फिर और क्या बता सकते हैं, जो हमारा कैपिलरी राइज है, कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो जो हमारा कैपिलरी राइज है, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देन फर्दर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा लाप्लास वाला पार्ट बचा था, इसे डिस्कस करते हैं। देखिए 2D लाप्लास इक्वेशन जो हमारा, देखिए इसके लिए कुछ अजम्पशन लिए थे कि सॉइल हमारी पोरस होगी, इनकम्प्रेसिबल होगी, डार्सी लॉ वायलेट होगा, और सॉइल इज़ होमोजीनियस एंड सैचुरेटेड। कितने पॉइंट्स वैलिड हैं, अजम्पशंस हैं रिलेटेड टू लाप्लास इक्वेशन? कौन से? पोरस, इनकम्प्रेसिबल, डार्सी लॉ इज़ वैलिड, एंड होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक नहीं, सैचुरेटेड। अगर ना याद हो तो फिर से पूरे डिस्कस करते हैं। देखिए ये सब जो अजम्पशंस हैं ये सब पूछे बहुत जाते हैं, इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से अजम्पशंस हैं? पोरस है, इनकम्प्रेसिबल है, डार्सी लॉ इज़ वैलिड है, और सैचुरेटेड कंडीशन में हमारी सॉइल है। तो दो पार्ट में ये भी है, एक आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए होती है, एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए होती है। तो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जो होती है उसमें होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन एक्स डायरेक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन प्लस के वाई डेरिवेटिव ऑफ एच इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? के एक्स यू एच एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक, इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। ठीक है, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए ये इक्वेशन है। इक्वेशन पहचानने के लिए आ सकती है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आइसोट्रोपिक मीडियम में के वाला पार्ट गायब कर देंगे। तो ये हमारा हो गया लाप्लास इक्वेशन इन आइसोट्रोपिक एंड नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड फ्लोनेट। फ्लोनेट क्या होता है? फ्लोनेट जो होता है वो इक्विपोटेंशियल लाइन और पोटेंशियल लाइन ऑर्थोगोनली अलाइंड होते हैं, और इन दोनों को और मतलब परपेंडिकुलरली अलाइन करने पे एक नेट प्रोवाइड होता है जो कि लाप्लास इक्वेशन होता है, मतलब कह रहे हैं फ्लो नेट होता है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लो नेट की, वो देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये फ्लो नेट इज़ डिटरमाइंड फॉर बाउंड्री कंडीशन। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लो नेट इज़ डिफाइंड फॉर बाउंड्री कंडीशन। देन देखिए ये हमारी इक्विपोटेंट, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, ये अब इसके ऑर्थोगोनली हमारी अलाइंड होती हैं, इन्हें बोलते हैं फ्लो लाइंस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ये होता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री पे अलाइन होती हैं, और जो दोनों के बीच में एक स्क्वायर बनता है इसे बोलते हैं हम लोग
फ्लो फील्ड, ठीक। और क्या बता सकते हैं, ये हमारा फ्लो फील्ड हो गया, फ्लो लाइन हो गया, इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। बस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्लो लाइंस जो होती हैं एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस मस्ट बी एट राइट एंगल, जैसे कि मैंने बताया था, दीज आर अलाइंड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, देन नो क्रॉस फ्लो एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली परपेंडिकुलरली टू इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब क्या होता है, ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसके 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। यहाँ पे एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल, हाँ ठीक है, हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक। देन आइसोट्रोपिक मीडियम में जो हमारा फ्लो फील्ड बनता है वो स्क्वायर बनता है, और नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में रेक्टेंगुलर बनता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। तो हमारे जो आइसोट्रोपिक मीडियम है उसमें स्क्वायर बनता है और नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में रेक्टेंगल बनता है। और नॉन आइसोट्रोपिक की जो वैल्यू मतलब इक्वेशन होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि उसमें kx और ky भी ऐड होता है। और नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम की छोटी होती है, क्योंकि उसमें kx और ky नहीं ऐड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल बता दिए, आइसोट्रोपिक की स्क्वायर और नॉन आइसोट्रोपिक की रेक्टेंगल। देन एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन्स इज कॉल्ड फ्लो फील्ड, इसके बारे में भी मैंने डायग्राम में बताया था। देन एरिया बिटवीन द फ्लो लाइन एंड फ्लो चैनल एंड डिस्चार्ज इज सेम इन ऑल। देखिए, सब में डिस्चार्ज होता है हर फ्लो फील्ड में कांस्टेंट होता है। फ्लो चैनल में, फ्लो चैनल क्या होता है ये भी बता देता हूँ। इन दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का फ्लो चैनल कहते हैं, ठीक है। और फ्लो चैनल इज सेम फॉर ऑल, फ्लो चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। देन एरिया बिटवीन द टू फ्लो लाइंस एंड चैनल इज सेम, ये अभी डिस्कस किया। देन लॉस ऑफ हेड बिटवीन द इक्विपोटेंशियल लाइन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एंड इज सेम इन ऑल। देखिए, लॉस ऑफ हेड जो होता है बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन इट इज़ कॉल्ड इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और ये सेम होता है, ठीक है। सीपेज और हेड सेम होता है, ये तो अभी बात कर ही ली थी कि डिस्चार्ज और हेड लॉस हर उसमें सेम होता है। फिर एक पॉइंट और होता है, एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ, ये फ्लो नेट, अच्छा मैंने लिखा है फ्लो नेट इज़ यूनिक फॉर एवरी बाउंड्री कंडीशन। ये तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई रिलेटेड टू फ्लो नेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये SSC JEE में पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बहुत ही पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहली बार तो ऑर्थोगोनली अलाइंड होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। डिस्चार्ज सब में सेम होता है, हेड लॉस सब में सेम होता है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन के लिए यूनिक होते हैं हम। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए रेक्टेंगल होता है और आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। और फ्लो फील्ड जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल लाइन के, और बस, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट आउट डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, कि जो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, अगर हम इंक्रीज करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस को ड्यू टू लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। तो ये हमारा सेटलमेंट को हेल्प कर, मतलब सेटल करता है। तो ये क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, जैसे ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज़ किया, इसमें क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। अब इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो सॉइल पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। जब सॉइल पार्टिकल्स पास आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सेटलमेंट होगा, ठीक है। ये SSC JEE में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देन पाइपिंग फेलियर बता ही दिया था, जब
क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर करता है, इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो हो जाता है, तो हमारा पाइपिंग फेलियर होता है। और जो एग्जिट ग्रेडियंट है ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, ऐसे हो गया, अरे अगर ये ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा हमारा पाइपिंग फेलियर। ठीक है। फिर जो एक होता है एग्जिट जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्रिटिकल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो हमारा एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, तब हमारा एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बनता है। उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स अपॉन द सॉइल। ठीक है, तो फाइन सैंड के लिए जो हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो 6 से 7 होता है, और कोर्स सैंड के लिए जो हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो 4 से 5 होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइन सैंड के लिए होता है 6 से 7, और फाइन सैंड के लिए और कोर्स सैंड के लिए 4 से 5। ठीक है, और क्विक सैंड जो होता है, जैसे एक आपने सुना होगा क्विक सैंड होता है, एक लिक्विफैक्शन होता है। लिक्विफैक्शन देखिए इसमें भी डिफरेंस होता है। जो क्विक सैंड होता है, क्विक सैंड या पाइपिंग जो होता है, इट अकर्स ड्यू टू या फिर इज सीपेज फेलियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीपेज फेलियर सीधे लिख देते हैं, इज सीपेज फेलियर। बट लिक्विफैक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है, एक स्टूडेंट ने पूछा था एक बार। तो लिक्विफैक्शन जो होता है, इट लिक्विफैक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेसिव सेटलमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेगा, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देन फिर इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि क्विक सैंड को प्रिवेंट करने के लिए, क्विक सैंड प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन्वर्टेड फिल्टर। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं, शीट पाइल्स प्रोवाइड करते हैं, इम्परवियस फ्लोर प्रोवाइड करते हैं। बट वहीं पे लिक्विफैक्शन से बचने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉम्पैक्शन पाइल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये पार्ट पेज कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया था कि फ्लोनेट किस लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्लोनेट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन सीपेज प्रेशर, सीपेज डिस्चार्ज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट। ये 4 चीज़ें निकालने के लिए होता है। यहाँ पे डिस्चार्ज लिख देते हैं। तो ये 4 चीज़ें निकालने के लिए होता है। ठीक है, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला, फिर टोटल डिस्चार्ज निकालने के लिए फार्मूला। देखिए डिस्चार्ज निकालने के लिए फार्मूला होता है KH इंटू NF अपॉन ND। के होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, H होता है हेड, NF जो होता है नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स इन फ्लो नेट, और ND होता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप विद इन द सेम फ्लो नेट। तो ये पॉइंट, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जबकि CBT 1 में ही, CBT 2 में तो आते ही हैं, CBT 1 में भी आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा KH इंटू NF अपॉन KH NF अपॉन ND। ठीक है, डिस्चार्ज निकालने के लिए यूज़ होता है सीपेज डिस्चार्ज, टू बी पॉइंट आउट करूँगा मैं। ठीक है, और जो KH होता है वो होता है NF होता है वो होता है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, और ND होता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। और इसे NF अपॉन ND को और भी क्या नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं शेप फैक्टर। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, शेप फैक्टर पूछा जा चुका है। फिर फ्लो थ्रू अगर ये होमोजीनियस मीडियम के लिए पहली बात तो, क्योंकि अभी जो हम लोग ने लाप्लास इक्वेशन वाला पार्ट देखा था वो होमोजीनियस के लिए था। ठीक है, और नॉन होमोजीनियस के लिए हो जाएगा, इसका जो रेशियो होता है K1
K1/K2 इक्वल टू tan θ1/tan θ2, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। देन फेरेटिक लाइन, देखिए फेरेटिक लाइन क्या होता है, जैसे कोई जैसे अर्दन डैम है, ठीक है। अर्दन डैम में हमारा जो सीपेज फ्लो हो जाता है, सीपेज फ्लो होता है तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पार्ट में सॉइल को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड करता है, डिवीजन ऑफ लाइन है, उसे फेरेटिक लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर और इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है और इसके नीचे काम करता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है और इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। और इसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। टॉप मोस्ट फ्लो सेपरेट सैचुरेटेड सॉइल एंड अनसैचुरेटेड सॉइल। Then to increase the seepage flow length, sheet piles are provided on the cutoff walls of the barrage or weir. ये भी मैंने बताया था अभी। Inverted filters used to stop the sand and to stop excavation also avoided piping failure. ये भी बताया था कि inverted filter piping failure को avoid करने के लिए होता है। Quicksand may occur in the saturated thick layer of loose sand when distributed due to vibration from piled raving in adjoining area, ठीक है। फिर एक मेरा पॉइंट था, मैं भूल गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ वाले में लिखता हूँ, ठीक। एक वो होती है क्ले, होती है वार्प्ड क्ले। ये वार्प्ड क्ले क्या होती है, वार्प्ड क्ले हमारी होती है जब क्या होता है, अल्टरनेट लेयर ऑफ क्ले एंड सैंड, ठीक है। ये जब वो सबमिट होती है तो वार्प्ड क्ले बनता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अल्टरनेट लेयर ऑफ क्ले एंड सैंड, इससे हमारा वार्प्ड क्ले बनता है। तो ये याद रखिएगा। देन सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास कई तरीके के सॉइल स्ट्रक्चर है। पहला है कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। जो कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है, इसकी जो डाई ऑफ अ पार्टिकल है, इट इज़ ग्रेटर देन 0.02 mm, ठीक है। तो मेजर फोर्स इज एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पॉइंट याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द मेन एक्टिंग फोर्स। और इसके एग्जांपल हैं ग्रेवल, सैंड, कोर्स एंड सिल्ट, ठीक। देन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर 0.02 mm से लेके 0 मतलब छोटा आइटम होता वो पार्टिकल होता है 0.002 mm से लेके 0.02 mm तक जाता है, ठीक है। और इसमें जो एक्टिंग फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो तरीके के फोर्स होते हैं। इसमें जो एग्जांपल है जनरली क्ले एंड सिल्ट होता है। दीज आर हाईली पोरस सॉइल, परमेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हाई होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है एंड हाई वॉइड रेशियो भी होता है। ये भी लिख लीजिए, हाई वॉइड रेशियो भी होता है और लेस कंप्रेसिबल भी होते हैं, ठीक है। हाईली पोरस, लेस कंप्रेसिबल, हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी भी हाई होती है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारे जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स आर लेस। फिर आप कहेंगे कि परमेबिलिटी इतनी हाई क्यों होती है कोर्स ग्रेन सॉइल की, क्योंकि क्या होता है, वॉइड्स का जो साइज़ होता है, वॉइड्स साइज़ आर लार्जर। तो इससे क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो इजीली फ्लो कर जाता है। यहीं पे जो फाइन ग्रेन सॉइल है, पहली बात तो इनकी परमेबिलिटी लो होती है और पोरस होते हैं, हाईली पोरस होते हैं। वॉइड आर मोर, बट इनके वॉइड्स जो होते हैं, वॉइड साइज जो होते हैं, ये स्मॉल होते हैं। हाईली परमिएबल सॉइल होती है ये, ठीक है। परमिएबल सॉइल होती हैं
और ये हाईली पोरस सॉइल होती हैं। ठीक। देन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर तो देख ही लिया कि डाया जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 0.02 mm से बड़ा होता है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का जो साइज़ वो पार्टिकल साइज वो साइज़ होता है वो 0.002 mm से लेके 0.02 mm होता है। ठीक है। और इस पर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लगते हैं। देन अगला फोर्स देखिए, ये इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोई भी पेपर देख लीजिए। फ्लोकुलेंट और डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो डाया पार्टिकल है इट इज़ लेस देन 0.002 mm। फ्लोकुलेंट जो होते हैं उनका जो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, और जो हमारे डिस्पर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है। रैंडम स्ट्रक्चर होता है, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और फेस टू बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये बॉडी हुई एंड ये फेस हुआ। तो फेस टू बॉडी स्ट्रक्चर होता है, रैंडम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, फेस टू फेस स्ट्रक्चर होता है, और ये रिपल्सिव होते हैं। मोर ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर होता है डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर में। ठीक है। और रिपल्सिव होते हैं, और यहीं पे फ्लोकुलेंट जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। हाईली परमिएबल होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं, एंड हाई स्ट्रेंथ होती है। इनमें हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, लेस स्ट्रेंथ होती है, बट लो परमिएबल होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्ले, और इसका मेन एग्जांपल जो है मोर ऑफ क्ले है, और इसका जो एग्जांपल है मोर ऑफ सैंड है। ठीक है। मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसमें ये लिख लीजिए कि लो पोरस या फिर नॉन पोरस ही कह लीजिए होते हैं, और लो परमिएबिलिटी होती है इनकी। ठीक है। इनकी परमेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। ठीक। देन कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है, हमारा जो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन पहली बात तो मिक्स होता है, लेकिन इसमें कोर्स ग्रेन ज़्यादा होता है और फाइन ग्रेन कम होता है। कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, मोर स्टेबल, लेस वाइड्स, लेस पोरोसिटी, लेस कंप्रेसिबल, और बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेपर में कि विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। जैसे कि मैंने कि शुरुआत में बताया था ना, लोम इज़ अ गुड सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, क्योंकि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। तो उसमें एक डेंस स्ट्रक्चर बनता है। वैसा ही स्ट्रक्चर ऐसे इसमें बनता है कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर में, बट इसमें कोर्स ग्रेन ज़्यादा होता है, फाइन ग्रेन कम होता है। डेंस स्ट्रक्चर, लेस परमिएबल, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और लेस मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लेस सेटलमेंट होगा। हाँ, लेस सेटलमेंट। देन कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में इसमें कोर्स ग्रेन कम होते हैं और फाइन ग्रेन ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और मोर कंप्रेसिबल होता है, मोर वॉइड्स, मोर पोरोसिटी, लेस स्टेबल एंड लेस स्ट्रेंथ। क्या नाम है, कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसमें कोर्स ग्रेन कम और फाइन ग्रेन ज़्यादा, मोर परमिएबल नहीं, मोर पोरस, लेस स्टेबल, लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और मोर सेटलमेंट। देन क्ले मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, क्ले मिनरल हमारे पास 3 तरीके के हैं क्ले में, मतलब क्ले की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से होते हैं। देखिए 3 तरीके, केल्नाइट, एलाइट एंड मोंटमोलाइट। ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस केल्नाइट सबसे अच्छा है, मोंटमोलाइट सबसे बेकार है। ठीक है। अब पहले मैं इनका डायग्राम बनाता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ग्रैब करते हैं। ठीक है। तो हमारा केल्नाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए डायग्राम देके भी वहाँ स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो हमारा जो केल्नाइट का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कुछ। ये एंड ये। ठीक है। ये हमारी हो गई। इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है।
एंड ये जो हमारा ये होता है ये गिब्साइट, ये जो होता है ये गिब्साइट का स्ट्रक्चर, और ये होता है हमारा सिलिकेट का स्ट्रक्चर। ये गिब्साइट एंड ये सिलिकेट, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये क्योलनाइट का स्ट्रक्चर है, क्योलनाइट स्ट्रक्चर। फिर ऐसा ही ये क्योलनाइट हो गया। अब आता है एलाइट। एलाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें था, ये हो जाएगा हमारा आयनिक बॉन्डिंग। नहीं, अच्छा, ये मोनोलाइट का स्ट्रक्चर है ना, मोनोलाइट, ये हमारा मोनोलाइट का स्ट्रक्चर है। और ये हमारा हो गया वाटर बॉन्डिंग, ठीक। ये हमारी वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है पहली बात, और ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। ये हमारा गिब्साइट हो गया, नहीं ये सिलिकेट है, एंड ये गिब्साइट है, एंड ये सिलिकेट है। तो हमारा जो गिब्साइट होता है वो मोर ऑफ रेक्टेंगल होता है, और सिलिकेट मोर ऑफ ट्रेपेजॉइडल टाइप होता है, ठीक है। देन एलाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। एलाइट का स्ट्रक्चर भी मोर ऑफ ऐसा ही होता है, मोनोलाइट जैसा। ठीक है, तो ये सिलिकेट, ये गिब्साइट, ये सिलिकेट, ये होता है हमारा आयनिक बॉन्डिंग, ठीक। एंड इसे बोलते हैं एलाइट, आयनिक बॉन्डिंग। तो ये हमारा हो गए डायग्राम्स या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम दे के भी पूछा जा सकता है, या फिर ये बीच में बॉन्ड दे के पूछ लें कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो डायग्राम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है मिनरल का, ठीक। फिर क्ले मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योलनाइट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। चाइना क्ले इसका अच्छा एग्जांपल है। थिकनेस ऑफ 1 गिब्साइट एंड 1 सिलिकेट है 7 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 7 एंगस्ट्रॉम का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक। देन एलाइट, वाटर बॉन्डिंग होती है मोनोलाइट में, वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है, थिकनेस 8 एंगस्ट्रॉम, और ब्लैक कॉटन सॉइल इसका बेस्ट एग्जांपल है। देन एलाइट एक आयनिक बॉन्डिंग होती है, 10 एंगस्ट्रॉम का वो होता है, और लेटराइट सॉइल इसका बेस्ट एग्जांपल है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटराइट सॉइल में जो मिनरल होता है वो कौन सा होता है, तो एलाइट होता है। देन हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बताया था 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी कल। देन बल्किंग ऑफ सैंड, देखिए बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है। जो हमारी सैंड है, जैसे हमारी सैंड है, इस सैंड के अंदर चारों तरफ वाटर फिल्म की लेयर बन जाती है, एड्ज ऑफ वाटर जैसे बोलते हैं। इससे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सैंड बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। हैपेंस इन लूज सैंड फर्स्ट थिंग। और देखिए इससे क्या होता है, कितने परसेंटेज पे कितना हमारा जो वॉल्यूम चेंज आया सैंड में वो देखते हैं। 2% पे 15%, 3% पे 20, 4% पे 25, एंड जो मैक्सिमम इंक्रीज़ होता है वो 5% पे होता है, अराउंड 30 से लेके 40% तक। जब फर्दर पानी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लगता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब ट्रकों में मोरम भरते हैं तो उन मोरम को भरने के बाद ऊपर से पानी डाल, देखिए थोड़ा बहुत पानी डालना तो इम्पोर्टेंट है, ताकि जब ट्रक चले तो मिट्टी वो मोरम उड़े ना, ठीक है। थोड़ा बहुत तो डालना समझ आता है, बट क्या करते हैं वो ज़्यादा पानी भर देते हैं। जो हमारे लेबर्स और ठेकेदार होते हैं वो ज़्यादा पानी भर देते हैं ताकि वॉल्यूम कम आए, लगे ज़्यादा आती कम है, वॉल्यूम ऑफ सैंड बढ़ जाता है। तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं कि आप और पानी भर दीजिए। जब ज़्यादा पानी भरने लगेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये एक रेमेडी है, कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर कल कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे तो जगह बची नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्रीन, पहली बात तो पहले ये देख लेते हैं, ये मिनरल से रिलेटेड जो ग्रेन साइज़ है वो जो मोनोलाइट में सबसे नहीं, अच्छा पहले इधर रखते हैं। क्योलनाइट में जो होता है
सबसे बड़ा होता है। फिर इलाइट का होता है, एंड देन मोनोलाइट का होता है। ठीक है। ग्रेन साइज और बॉन्ड मैंने बता ही दिया था कि इसका सबसे ज़्यादा होता है। स्वेलिंग जो स्वेलिंग होती है ऑन एडिशन ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा मोनोलाइट में होता है, देन इलाइट में होता है, एंड सबसे कम जो होता है वो केल्नाइट में होता है। ठीक है। बॉन्डिंग एंड प्लास्टिसिटी, जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका उतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी। तो मोनोलाइट सबसे ज़्यादा प्लास्टिक, फिर इलाइट, एंड देन फिर केल्नाइट। ठीक है। देन फर्दर डिस्कस करते हैं कि कल एक पार्ट रह गया था कि मैंने यहाँ पे बताया था ना कि होमोजीनियस मीडियम के लिए और नॉन होमोजीनियस मीडियम के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करके लिख देता हूँ कि फॉर होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक के लिए, फॉर होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो होता है K-H/NF/ND। तो ये तो फॉर्मूला होता है, बट K- हो गई। ठीक है। और जो K- की वैल्यू होती है वो होती है KX/KY का रूट फॉर 2D। और यहीं पे 3D जो होगा KX, KY एंड KZ फॉर 3D। तो ये हो गया हमारा फॉर होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। ठीक है। देन आगे डिस्कस करते हैं। आगे इलाइट जो है इसमें इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। 2:1 का मिनरल होता है कॉल्ड 2:1 मिनरल, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसको कहते हैं केल्नाइट को 1:1 का मिनरल, और इसको 2:1 की बॉन्डिंग कहते हैं इसमें, या मिनरल कहते हैं। तो याद रखिएगा केल्नाइट को 1:1, क्योंकि गिब्साइट और सिलिकेट की जो एक लेयर होती है। ठीक है। और केल्नाइट और इलाइट में 2:1 का। ठीक है। देन फर्दर डिस्कस करते हैं और क्या क्या डिस्कशन के लिए हमारे पास बचा है, और हम लोग डिस्कस क्या कर सकते हैं। अब हमारा है, ये तो हम लोग ने डिस्कस ही कर लिया था ना यहाँ पे। अच्छा, शायद पेज रिपीट हो गया है मुझे लग रहा है। हाँ, तो अब ये पढ़ते हैं कि द डे, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये ड्राई लिखा है। ठीक है। द ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होती है ऑन एडिशन ऑफ वाटर, इट इज़ ड्यू टू बल्किंग ऑफ सैंड। ये पॉइंट याद रखिएगा। देन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फर्स्ट थिंग, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारी परमेबिलिटी है ये साइज़ ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए, जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है उसकी परमेबिलिटी लो होती है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसकी परमेबिलिटी हाई होती है, जैसे कि सैंड। क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इजीली, पहली बात तो परमेबिलिटी क्या होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल होता है उसे परमेबिलिटी कहते हैं। तो सैंड के थ्रू या ग्रेवल के थ्रू इजीली फ्लो की जा सकती है वाटर, तो उसकी परमेबिलिटी हाई है। जैसे कि ग्रेवल की जो परमेबिलिटी है इट इज़ ग्रेटर देन 1, और परवियस कैरेक्टरिस्टिक्स है। सैंड की 1 से लेके 10.-3, एंड सेल्ट की 10.-3 से लेके 10.-6, और क्ले की जो होती है 10.-6 से लेके 10.-9 होती है। और ये इम्परवियस होती है टुवर्ड्स टुवर्ड्स परमेबिलिटी। और जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ये यूनिट याद रखिएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक है। देन डार्सी लॉ, देखिए डार्सी लॉ अजम्पशन थे इनके
ये डिफाइन करते हैं अबाउट परमेबिलिटी थ्रू सॉइल। तो लेमिनार फ्लो होता है, पहली बात तो अजम्पशन, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, सैचुरेटेड, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, फ्लो इज स्टडी एंड फ्लो इज टुवर्ड्स द वेल इज सिमेट्रिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये भी इनका अजम्पशन था, जो फ्लो होता है टुवर्ड्स वेल इज सिमेट्रिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक, और तो इनने फॉर्मूला दिया था कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला हेड लॉस अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ये जब कोफिशिएंट डायरेक्टली को प्रोपोर्शनल का ये जो साइन है ये हटेगा तो इक्वल टू लगेगा और हमारा एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, वेलोसिटी अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। हमारे पास वेलोसिटी है ये के इंटू आई, और जिसे आगे और बढ़ाया गया तो के इंटू हेड लॉस अपॉन लेंथ हो गया, फिर इंटू एरिया कर देंगे, फिर डिस्चार्ज का फॉर्मूला किया से याद रख सकते हैं। देन क्या होता है, जब फ्लो इन ग्रेवल होता है वो टर्बुलेंट होता है। ठीक है, तो हमारा डार्सी लॉ वैलिड नहीं होता है। तो डार्सी लॉ जो वैलिड होता है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर फाइन साइंस, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो एक पॉइंट और है कि हमारी जो ये वेलोसिटी है, मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एक अज्यूम्ड वेलोसिटी है। असली वेलोसिटी जो हमारा वाटर है वो तो सीप करता है। तो सीपेज के बेसिस पे हमारा जो सीपेज वेलोसिटी उसको डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है अपॉन पोरोसिटी। ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला होता है। इससे अभी आरआरबी जेईई में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि सीपेज वेलोसिटी, पहली बात तो ये होता है। ठीक है, अब इसको एक खोल के और भी अच्छे से बनाया जा सकता है कि जो हमारी अच्छा यहाँ पे नहीं बताता मैं, यहाँ नीचे बता देता हूँ, एक पेज ऐड करते हैं या फिर ऊपर वाले पेज में बताता हूँ। तो क्या था, हमारी जो सीपेज वेलोसिटी है इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी, और जो हमारी पोरोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वर्ड्स। ठीक है, तो ये रखते हैं वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू लेंथ। ठीक, एरिया ऑफ वर्ड्स इंटू लेंथ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सीपेज वेलोसिटी इंटू ए वी अपॉन ए इक्वल टू वी। ये आरआरबी जेईई में पूछा गया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देन तो ये हो गया, और हमेशा सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा होता है एक्चुअल वेलोसिटी से, एवरेज फ्लो वेलोसिटी से कह सकते हैं। देन परकुलेटिंग परमेबिलिटी जो होती है वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अपॉन पोरोसिटी का रेशियो होता है। परकुलेटिंग परमेबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन जिसे बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अपॉन पोरोसिटी। देन एलन हेज़न इक्वेशन, इनने भी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की इक्वेशन दी थी, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है CD10 का स्क्वायर, जो D10 है हमारा इफेक्टिव साइज बताता है, उसका 10 स्क्वायर। ठीक है, और C की वैल्यू 100 ले सकते हैं। और फिर कोजी-कामान इक्वेशन, ये इक्वेशन भी हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है, एक पेज यहीं पे ऐड करते हैं तो बात बने। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/kk इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू अपॉन इंटू ई क्यूब अपॉन 1 + ई इंटू गामा नहीं डी स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू कोजी-कामान इक्वेशन। कोजी-कामान इक्वेशन एक बार फिर से लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे देखिए ये इक्वेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी मैं बताता हूँ कैसे पूछते हैं। तो 1/k कैलाश खेर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 + ई
डी का स्क्वायर इक्वल टू के। ये हो गया हमारा कोजी-कारमान इक्वेशन। ठीक, तो एक अभी NHPC का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी जो 50% से इंक्रीज़ की गई विस्कोसिटी और 50% से डिक्रीज़ की गई है यूनिट वेट, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसका आंसर था कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक और ये कोजी-कारमान इक्वेशन अगर याद होती तो याद होता आपको। तो 1/kk इंटू यूनिट वेट अपॉन म्यू इंटू E³ अपॉन 1+e इंटू डी स्क्वायर। ठीक, देन आगे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज़ अ पैरामीटर ऑफ बोथ फ्लूइड एंड प्रॉपर्टी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फ्लूइड प्रॉपर्टी और सॉइल प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है। इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, इस इक्वेशन के थ्रू पता चल रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब वाटर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरेन इम्प्योरिटीज़ और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैसेज एंट्रैप्ड। ये गैसेज एंट्रैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था SSCJ में अभी पिछले साल। फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है पैरेलल और परपेंड, जैसे पैरेलल लेयर्स ऑफ सॉइल है और परपेंडिकुलर, और फिर नहीं, अच्छा ऐसे नहीं, जैसे हमारी लेयर ऑफ सॉइल है। ठीक है, डिफरेंट। तो ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो पैरेलली निकालेंगे, और यहीं पे जब ये ऐसी सॉइल लेयर है और फ्लो ऐसे है तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो वर्टिकली निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, दोनों को, और जो हमारी पैरेलल है उसमें ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पैरेलल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए, K1 इंटू Z1 प्लस K2 इंटू Z2, फिर आगे फर्दर जो भी होगा अपॉन Z1 प्लस Z2। तो ये Z जो है वो डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए, और यहीं पे परपेंडिकुलर के लिए होता है Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2। ठीक है, RRB JEE में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो यहीं पे रुकते हैं, एक थोड़ा सा पॉइंट आउट डिस्कशन करते हैं कि पोर वाटर प्रेशर इज़ पॉजिटिव, पोर वाटर प्रेशर इज़ पॉजिटिव फॉर कंप्लीट सैचुरेटेड सॉइल, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कंप्लीट सैचुरेटेड सॉइल। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ सोडियम आयंस इंक्रीजेस, अगर सोडियम आयन इंक्रीज करता है अबाउट 10% और मोर, soil becomes less permeable and of poorer tilth। ये जितने भी मैं ये रेड पॉइंट पर रेड पेन से लिखा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो ठीक है, अगर आपका विश्वास ना हो तो आप एज इट इज़ ये डाल के पूछ देखिएगा, ए सोडियम आयन इंक्रीजेज अबाउट 10% और मोर, सॉइल बिकम्स, इतना बस डालिएगा, वहाँ पे आपको बाकी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और देखिएगा वो किस पेपर में वो क्वेश्चन आया है। तो याद रखिएगा कि लेस परमिएबल और ऑफ पुअरर टिल्थ हो जाती है हमारी ये सॉइल। देन ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ due to high percentage of sodium ions, soil become
स्टिकी, पहली बात तो स्टिकी हो जाती है, ठीक है, एंड क्रस्ट व्हेन ड्राई and which result in poorer aeration and of less permeability. ठीक है, फिर एक होता है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, जैसे आपने कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पढ़ा वैसे ही होता है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। जो हमारा इंट्रिंसिक परमेबिलिटी होता है ये क्या होता है, पहली बात तो इसे ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट permeability और स्पेसिफिक permeability। सेकेंडरी नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिक या एब्सोल्यूट permeability भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंस पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और इंट्रिंसिक परमेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये सॉइल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, या फिर बोल सकते हैं मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट बड़ी ख़ास है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, जबकि उसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है इंट्रिंसिक, जो होती है इंट्रिंसिक का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में वो क्या है, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन जो होता है वो होता है के म्यू अपॉन रो जी। ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू म्यू अपॉन रो जी, ये याद रखिएगा। ठीक है, देन आगे डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है। दो मेथड होते हैं, लैब मेथड एंड फील्ड मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था SSC में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड टू डिटरमिन द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल। तो ये जिसने पढ़ा होगा उसको आता होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए लैब मेथड और फील्ड मेथड। लैब मेथड होता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है, और वेरिएबल हेड परमेबिलिटी मेथड, जिसे फॉलिंग हेड टेस्ट भी बोलते हैं, ये यूज़ होता है फॉर कोहेसिव सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो दो लैब मेथड हैं, एक कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जिसे फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट कहते हैं, एक होता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, और एक होता है कोहेसिव सॉइल के लिए जो होता है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जिसे वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है के इक्वल टू वी अपॉन IAT। तो जो ये वी है ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये पॉइंट याद रखिएगा। लोग वेलोसिटी सोच लेते हैं, वेलोसिटी नहीं होता है, वी जो होता है वो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वी अपॉन IAT। और यहीं पे फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ यूज फॉर कोहेसिव सॉइल, इसका फॉर्मूला होता है 2.303 ए अपॉन एल, नहीं ए अपॉन ए मतलब छोटा ए अपॉन बड़ा है, इंटू एल अपॉन टी इंटू लॉग 10 H1 अपॉन S2। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लिख के देखते हैं क्या होता है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला, के 2.303 ए अपॉन ए एल अपॉन टी लॉग H1 अपॉन S2। ठीक है, फिर एक और इसी में एक और होता है, क्या होता है
टू चेक द कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने ऊपर लिखा हो शायद, हाँ ये लिखा टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रीडिंग, हमें कंसिस्टेंसी भी चेक करनी है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है H2 इक्वल टू √H1 × H3। ये फॉर्मूला ये पूछा जा चुका है। टू चेक द कंसिस्टेंसी फॉर्मूला क्या होता है, तो H2 इक्वल टू √H1 × H3, ठीक है। और ये चेक किया जाता है फॉर सेम टाइम इंटरवल के लिए, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर अदर मेथड क्या होते हैं, मेथड इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन फ्रॉम कंसोलिडेशन टेस्ट। वैसे अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल। तो उसमें 4 मेथड दिए थे। एक होता है फॉलिंग हेड टेस्ट, एक होता है कांस्टेंट हेड टेस्ट, और एक था कंसोलिडेशन टेस्ट, एक था कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो कई बच्चों ने कंसोलिडेशन टेस्ट लगाया, तो इसका आंसर कॉम्पैक्शन टेस्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन टेस्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन टेस्ट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है CVMV इंटू यूनिट वेट होता है, ठीक है। फिर फील्ड मेथड पंपिंग इन टेस्ट एंड पंपिंग आउट टेस्ट, ठीक है। मोर एक्यूरेट होता है पंपिंग इन टेस्ट फॉर हाईली परमिएबल टेस्ट। इसका जो फॉर्मूला है K इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन 5.5 × H। ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए है फ्रॉम पंपिंग इन टेस्ट। और पंपिंग आउट टेस्ट फॉर होमोजीनस एंड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है। अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए है, अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए है। ये फार्मूला यूज़ होता है, ये आपने जनरली पढ़ा होगा ओपन चैनल फ्लो में, उसमें काफ़ी बार देखा होगा। 2.303 × Q अपॉन पाई इंटू H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर log 10 R2 अपॉन R1। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये 2 एंड ये T का, ठीक है। तो क्या है 2.303 × Q अपॉन पाई H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर log 10 R2/R1, ठीक। और वहीं पे दूसरा जो फॉर्मूला था वो था 2.303 अपॉन, यहाँ पे Q नहीं होगा फर्स्ट थिंग, एंड 2πD H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर log 10 R2 - R1। तो ये फार्मूला पहचानने को भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना हमें ज़रूरी है हमारे लिए। देन कंप्रेसिबिलिटी, देखिए कंप्रेसिबिलिटी वाला पार्ट कल पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं, कुछ और पॉइंट मैं बता देता हूँ। क्या पॉइंट है, लैब मेथड टू डिटरमिन परमेबिलिटी। 2 मेथड तो हम लोग ने पढ़े थे, और भी मेथड होते हैं तो हम लोग वो देख लेते हैं, सिर्फ नाम देखेंगे। पहला है फॉलिंग हेड टेस्ट, ये तो हम लोग ने देखा था। दूसरा है कांस्टेंट हेड टेस्ट, फिर तीसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ड्यूरिंग ओडोमीटर टेस्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ओडोमीटर टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। टू इट इज़ यूज टू डिटरमिन परमेबिलिटी। देन एक पॉइंट और है कि हॉरिजॉन्टल कैपिलैरिटी टेस्ट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कैपिलैरिटी टेस्ट किया जाता है फॉर पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल के लिए परमेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, तो हॉरिजॉन्टल कैपिलैरिटी टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है।
ओडोमीटर टेस्ट भी मेथड यूज़ होता है। फिर एक पॉइंट और लिखिएगा कि परमेबिलिटी जो होती है, परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल is 10,000 times more less than coarse grain soil। तो ये पार्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक, देन कोजी-कारमान इक्वेशन एक तरीके से और लिखी जा सकती है, तो मैं बता देता हूँ। 1/k यूनिट वेट अपॉन म्यू E³/1 + E। फिर असली खेल यहाँ होता है 1/s का स्क्वायर। ये होता है हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो ये भी कोजी-कारमान इक्वेशन है, कोजी-कारमान इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो वहाँ पे था डी के अकॉर्डिंग d², और यहाँ पे है कोजी-कारमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1/s का स्क्वायर। फिर तरजागी ने परमेबिलिटी के लिए दिया था, तरजागी फॉर परमेबिलिटी। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, बट मैं लिखा देता हूँ। उनने क्या दिया था, k = 200 × d² E × E का स्क्वायर। तो ये कोजी तरजागी जी ने दिया था, k = 200 × d² × E²। तो ये भी याद रखिएगा। कंप्रेसिबिलिटी पहली बात तो होता है एक्सपल्जन ऑफ एयर, एक्सपल्जन ऑफ एयर। ठीक है, और अगर एक्सपल्जन ऑफ वाटर है तो इसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। फर्स्ट थिंग ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी, अच्छा एक मिनट, कंप्रेसिबिलिटी का दो तरीके से होता है, एक कॉम्पैक्शन से होता है, एक कंसोलिडेशन होता है। जो कॉम्पैक्शन होता है उसमें एक्सपल्जन ऑफ एयर होता है, और कंसोलिडेशन होता है तो एक्सपल्जन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फिर आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि देखिए नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट याद रखिएगा। डिफरेंशियल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन प्लास्टिक के इन केस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर इज़ 0.0015 L। तो ये क्या है, डिफरेंशियल सेटलमेंट है। पहली बात ये पॉइंट याद रखिए। देखिए अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तो दो तीन चीज़ें और मिलेंगी, डिफरेंशियल सेटलमेंट और आइसोलेटेड फुटिंग एंड राफ्ट फुटिंग। ठीक है, और एक होगा परमिसिबल सेटलमेंट्स। ठीक है, तो वो अभी हम फार्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे याद रखिए कि डिफरेंशियल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फुटिंग ऑन प्लास्टिक क्ले इन केस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, तो उसमें जो सेटलमेंट होगा वो 0.0015 L होगा। ठीक है, देन कैपिलरी राइज का एक और फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला हम लोग ने देखा था 4 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन रो GD। एक ये फॉर्मूला है कैपिलरी राइज का, C/E/D10। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और जो C की वैल्यू है वो 0.1 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक जाती है। C जो है हमारा वो यहाँ पे एम्पेरिकल कांस्टेंट है। फॉर्मूला याद रखिएगा C/D10 का स्क्वायर, और इसे उससे ना कंफ्यूज होइएगा, वो जो एलन हेजन इक्वेशन थी वो था CD10 स्क्वायर, और जो C की वैल्यू थी उसमें 100 थी। ठीक है, देन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पे देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जो कॉम्पैक्शन करते हैं सॉइल का वो कॉम्पैक्शन फैक्टर के थ्रू करते हैं। तो हमारे पास 4 तरीके के कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हैं। पहला है स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन, दूसरा है मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन, तीसरा है लाइट कॉम्पैक्शन, एंड फोर्थ है हैवी कॉम्पैक्शन। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वॉल्यूम ऑफ जो कंटेनर है वॉल्यूम, तो ये हो जाता है 945 cc, देन 945, 1000 cc एंड देन 1000 cc। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होंगी, 3 होंगी, इसमें 5, इसमें 3 एंड इसमें 5। नंबर ऑफ ब्लोज सब में सेम होता है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो वेट ऑफ हैमर है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, और ये हाइट ऑफ फॉल भी बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 2.45 किलो यूज़ होता है इन स्टैंडर्ड। फिर मॉडिफाइड में यूज़ होता है थोड़ा सा भारी, जो कि होता है 4.54 किलो। देन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में थोड़ा सा हल्का 2.6 किलो। देन हैवी कॉम्पैक्शन में 4.9 किलो। तो कितना होता है स्टैंडर्ड में 2.45, फिर 4.54, फिर 2.6 एंड देन 4.9।
देन हाइट ऑफ फॉल, देखिए ये आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, आपने PYQ सॉल्व किए होंगे, तो 310 mm का हाइट रखा जाता है, देन 450 mm का हाइट रखा जाता है, देन इसमें भी 310 एंड इसमें भी 450 mm। फिर एनर्जी प्रोवाइडेड, अगर एनर्जी याद रहे तो मोर देन गुड है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो एनर्जी होती है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाइड की जाती है, तो 595 किलोग्राम जूल पर मीटर क्यूब लगाई जाती है स्टैंडर्ड में। फिर 2674 किलोग्राम जूल पर मीटर क्यूब, फिर 593 एंड 2703। देखिए या फिर देखिए, अगर एकदम एग्जैक्ट टू पॉइंट ना याद रहे तो ये याद रखिए 593 595 यूज़ होती है स्टैंडर्ड में, इससे हल्की सी कम 593 यूज़ होती है लाइट कॉम्पैक्शन में, और फिर जो मॉडिफाइड होता है उसमें लगती है ज़्यादा अराउंड 2674, और सबसे ज़्यादा लगती है हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में अराउंड 2703, ठीक है। देन ये जो रेशियो है ये पूछा जाता है, मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट का जो रेशियो होता है वो 4.5 होता है, लेकिन इसी का अपोजिट जो होता है वो 0.22 होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जनरली ये पूछा जाता है, लेकिन अगर अपोजिट पूछ लिया गया तो हमें याद रखना पड़ेगा कि 0.22 होता है। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा ऊपर है, मॉडिफाइड अपॉन स्टैंडर्ड होगा तो 4.5, और स्टैंडर्ड अपॉन मॉडिफाइड होगा तो 0.22। फिर फर्दर डिस्कस करते हैं, जो हमारी कॉम्पैक्शन टेस्ट है उसके लिए जो हमारी सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स आते हैं। तो अलग अलग सॉइल के बेसिस पे अलग अलग तरीके के हमारे कॉम्पैक्शन जो हैं इक्विपमेंट्स। पहला है स्मूथ व्हील रोलर, ठीक है, आपने एक रोड पे देखा होगा रोलर जो चलते हैं उसी यही है स्मूथ व्हील रोलर। ये जो इस पर इम्पैक्ट लगता है, जो प्रेशर लगता है, मतलब इम्पैक्शन जो लगता है वो प्रेशर के थ्रू लगता है, और जनरली इट इज़ यूज फॉर ग्रेवल एंड क्रश्ड स्टोन्स। देन शीप फुट रोलर, इससे रिलेटेड अभी NHPC में क्वेश्चन आया था कि जो ऐसा कौन सा रोलर होता है जिसमें पॉइंटेड एजिंग आउट सरफेस होता है, तो वो याद रखेंगे शीप फुट रोलर यूज़ होता है, और ये जनरली क्ले के लिए यूज़ होता है या फिर कोहेसिव सॉइल के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, एंड ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ होता है। देन और ये नीडिंग प्रोसेस को इम्पैक्शन प्रोवाइड करता है। देन न्यूमेटिक टाइप रोलर, न्यूमेटिक टाइप होता है, ये प्रेसिंग और नीडिंग दोनों करता है। ये एक तरीके के जो टायर्स वाले रोलर होते हैं ये उनका, और ये ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल और जनरली मिक्स सॉइल के लिए यूज़ होता है। देन वाइब्रो फ्लोटेशन जो होता है ये डीप कॉम्पैक्शन के लिए यूज़ होता है, वाइब्रो फ्लोटेशन, और ग्रैनुलर सॉइल के लिए होता है जनरली। तो वाइब्रो फ्लोटेशन डीप फाउंडेशन के लिए अप टू 75 मीटर डेप्थ। फिर कुछ और तरीके के भी होते हैं, एक होता है रैमर, आपने सुना होगा, काफ़ी बार PYQs में पूछा जाता है। तो रैमर जो लगाता है ये इम्पैक्ट तरीके का प्रेशर लगाता है, ठीक है, और इट इज़ जनरली यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, रैमर, इम्पैक्ट और ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए। फिर एक और होता है, पेपर में कभी पूछा नहीं गया बट मैं लिखा देता हूँ बाई चांस पेपर में आ जाए, ग्रिड रोलर। एक ग्रिड रोलर यूज़ होता है फॉर वेट क्ले एंड सेट के लिए, वेट क्ले एंड सिल्ट के लिए ग्रिड रोलर, ठीक है। देन देखिए हमारी जो सॉइल है वो दो तरीके से कॉम्पैक्ट होती है, एक ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की, एक वेट ऑफ ऑप्टिमम पे। ये ड्राई और वेट ऑप्टिमम क्या है ये चार्ट से देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ता है, नहीं मतलब जैसे जैसे इम्पैक्ट बढ़ाते हैं वाटर कम होता है, जैसे जैसे वाटर कम होता है हमारी ड्राई डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू हमें ये पता चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे ड्राई डेंसिटी पहले इतनी थी तो हमारा वाटर इतना था, लेकिन यहाँ पे वाटर उसी वाटर पे हमारी ड्राई डेंसिटी यहाँ पे आ गई, तो ये रिप्रेजेंट करता है कितने वाटर पे कितना हमारी ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल है, ठीक है। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ड्राई ऑफ OMC, एक है वेट ऑफ OMC, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। जो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है, एक वेट ऑफ ऑप्टिमम है। जो हमारा स्ट्रक्चर है आफ्टर कॉम्पैक्शन, देखिए ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें वाटर डिफिशिएंसी मोर होती है और इसमें लेस होती है। इसकी परमेबिलिटी मोर होती है और इसकी परमेबिलिटी लेस होती है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी लेस एंड इसकी कंप्रेसिबिलिटी मोर होती है, क्योंकि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, तो हमारी परमेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है हाई है, क्योंकि इसमें वो
वॉइड से ज़्यादा बड़े हैं तो हमारी परमेबिलिटी हाई होगी, बट यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, ठीक है। स्वेलिंग हाई होगी क्योंकि वाटर वैसे भी नहीं प्रेजेंट है, जैसे ही वाटर मिलेगा ऑब्वियस सी बात है स्वेल हो जाएगी। इसमें वाटर पहले से प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसकी जो स्वेलिंग मतलब वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो स्वेलिंग भी कम होगी। श्रिंकेज लो होगा, इसका हाई होगा। इसका पोर वाटर प्रेशर भी लो होगा, इसका पोर वाटर प्रेशर भी हाई होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन जो होगा वो ब्रिटल होगा और इसका डक्टाइल होगा। इसका एग्जांपल क्ले है सबसे बढ़िया, और इसका जो है सैंड है। ये हाई होती है स्ट्रेंथ और इसकी लो होती है, ठीक है। देन प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट डन टू डिटरमिन द मैक्स कॉम्पैक्शन बाय वेट एंड कैन बी अचीव्ड एट OMC। ये हैशटैग पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट किया जाता है टू कॉम्पैक्ट द सॉइल एंड इट इज़ डिटरमिन टू डन टू डिटरमिन द मैक्स कॉम्पैक्शन ऑफ अ सॉइल बाय वेट टू अचीव मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट OMC, ठीक है। OMC क्या होता है हमारा? OMC होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव्ड एट द मॉइस्चर इज कॉल्ड OMC, ठीक है। OMC का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हमारा जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है ये क्या होता है? ऐसा वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल हैज़ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, इट इज़ कॉल्ड OMC। देन OMC जैसे क्या होता है हमारा? SPT स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। जैसे 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 हमारे पास क्या होता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है मॉडिफाइड में, और इसमें एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब जो एनर्जी कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कम कॉम्पैक्शन कर पाएगा, तो कम कॉम्पैक्शन कर पाएगा मतलब इस वाटर कंटेंट पे हमारे पास ये ड्राई डेंसिटी। वहीं पे जब एनर्जी बढ़ेगी तो कॉम्पैक्शन बढ़ेगा, वो कॉम्पैक्शन बढ़ेगा तो वाटर कंटेंट कम होगा, वाटर कंटेंट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ड्राई डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और एक और चीज़ है जो हमारा ये OMC चार्ट है, इसमें जो ये है ये हमेशा अपवर्ड एंड लेफ्ट तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे अपवर्ड एंड लेफ्ट तरफ शिफ्ट होता है। विद एन इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी OMC डिक्रीजेज एंड ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेज। ये हैशटैग पॉइंट करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये SSC JEE में और भी AE JEE एग्जाम्स में बहुत ही रेगुलेटेड क्वेश्चन है। देन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो हाई कॉम्पैक्शन टेस्ट था उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, देन मॉडिफाइड की, देन स्टैंडर्ड की, एंड देन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट की, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉम्पैक्शन को हमारी सॉइल में? तो होता देखिए, अगर वेल ग्रेडेड सॉइल है तो हमारी हाईली कॉम्पैक्शन सॉइल होगी, ठीक है। वेल ग्रेडेड जो सॉइल होती है इट इज़ हाईली कॉम्पैक्शन। फिर पोअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल हैज़ लेस कॉम्पैक्शन, ठीक है। देन फाइननेस परसेंटेज डिक्रीज अगर करेगा तो कॉम्पैक्शन भी डिक्रीज करेगा। फाइननेस परसेंटेज ऑफ फाइननेस अगर डिक्रीज तो कॉम्पैक्शन डिक्रीज। वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है एट लोअर ऑफ OMC, और इंक्रीज इन फाइननेस होगा तो ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। देन पुअरली कोर्स ग्रेन सॉइल होगा तो मिनिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी, और फाइन ग्रेन है तो हायर OMC एंड लोअर डेंसिटी मिलेगी, ड्राई डेंसिटी। देन आफ्टर कॉम्पैक्टिंग सबग्रेड टेस्ट टू इंश्योर दैट डिजायर्ड कॉम्पैक्शन इज अचीव्ड इज मॉइस्चर कंटेंट एंड फीड। देखिए ये हैशटैग पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये SSC JEE का ही आया हुआ क्वेश्चन है। आफ्टर कॉम्पैक्टिंग सबग्रेड जो हमारी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जो रोड पड़ती है बिटुमेन वाली, उसमें सबग्रेड जो लेयर फैलाई जाती है सबसे नीचे, ठीक है। तो टेस्ट कौन से इंश्योर किए जाते हैं दैट द कॉम्पैक्शन अचीव्ड इज़? पहली बात तो मॉइस्चर कंटेंट और दूसरा है फील्ड डेंसिटी डिटर्मिनेशन। ये दो मेथड होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट एंड फील्ड डेंसिटी डिटर्मिनेशन हमारे सबग्रेड की कॉम्पैक्शन को इंश्योर करता है। देन परमिसेबल डिफरेंशियल सेटलमेंट, देखिए एक ये पॉइंट है, एक मैंने और कहीं लिखा होगा यहाँ पे कहीं ये, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एक मैंने ऊपर पढ़ा था ना कि परमिसेबल डिफरेंशियल सेटलमेंट इन RCC स्ट्रक्चर ऑन प्लास्टिक क्ले सॉइल के लिए कितनी होती है? 0.0015 L होती है, ठीक है। और L जो होता है वो हमारी लेंथ ऑफ फाउंडेशन थी उसमें, ठीक है। यहाँ पे परमिसेबल डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है, डिफरेंशियल, पहली बात तो डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल क्या होता है? जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ऐसे हो गया
जो सेटलमेंट हुआ वो ऐसे हुआ, एक ज़्यादा कर गया एक कम कर गया, तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। और ये कितनी जो परमिसेबल प्रोवाइडेड की जाती है आइसोलेटेड, अगर हमारी फुटिंग है क्ले पे तो ये होगी 40 mm, और अगर सैंड पे है तो ये हो जाएगी 25 mm। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी जो परमिसेबल सेटलमेंट है डिफरेंशियल सेटलमेंट वो सैंड में ज़्यादा होती है कि क्ले में ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा क्ले में ज़्यादा होती है, क्योंकि क्ले में 40 mm तक की जा सकती है और सैंड में जो होती है वो 25 mm तक की जा सकती है। ठीक है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट फॉर क्ले इज़ 40 mm और इन सैंड इट इज़ 25 mm। फिर यहीं पे यहाँ पे पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल सेटलमेंट जो परमिसेबल सेटलमेंट, इसमें देखिए जो सेटलमेंट हो रही है वो दोनों तरफ से बराबर हो रही है। अब अगर दोनों तरफ से बराबर हो रही तब कितनी होगी, वो डिफरेंशियल थी, इसमें ज़्यादा सेटलमेंट हो सकती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफरेंशियल सेटलमेंट ज़्यादा होनी परमिसेबल रखी जाती है कि नॉर्मल सेटलमेंट ज़्यादा रखी जाती है। तो याद रखिएगा कि नॉर्मल सेटलमेंट, दोनों अगर स्ट्रक्चर जैसे ये दो कॉलम है अगर दोनों बराबर सेटल हो रहे हैं तो ज़्यादा रखी जा सकती है, क्योंकि डिफरेंशियल ज़्यादा खतरनाक होती है इसलिए उसको परमिसेबल कम रखी जाती है। तो आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले है तो 65 mm और आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड है तो 40 mm। यहीं पे राफ्ट फाउंडेशन है जिसे मैट फाउंडेशन भी कहते हैं, अगर वो क्ले पे है तो वो हो जाएगी 65 से 100 mm, और यहाँ पे राफ्ट ऑन सैंड है तो ये हो जाएगी 40 से 65 mm। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग में परमिसेबल सेटलमेंट ज़्यादा रखते हैं या राफ्ट फाउंडेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है राफ्ट फाउंडेशन में ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं जो बनाए जा सकते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रखिएगा, हैशटैग पॉइंट बना के रखिएगा या कहीं भी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो याद रखिए कि ये आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड सेटलमेंट नहीं, आइसोलेटेड फाउंडेशन सेटलमेंट ऑन क्ले जो है वो 65 mm तक होती है, और यहीं पे सैंड में जो होती है वो 40 mm तक होती है। फिर अगर मैट फाउंडेशन है और सैंड क्ले पे है तो 65 से लेके 100 mm, और सैंड पे है तो 40 से लेके 65 mm। ठीक है, देन एक पेज ऐड करते हैं, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, चलिए ऐड कीजिए कि क्या ऐड कर सकते हैं। अच्छा रुकिए, पहले एक वो कर लेते हैं, थोड़ा सा और रीड आउट कर लेते हैं फिर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज ये समझ नहीं आ रहा, मैं लिख के बता देता हूँ, या फिर वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे था कि पहली बात तो अब हम लोग बात करेंगे कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन हमारा क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है एक्सपल्जन ऑफ वाटर। ठीक है, कंसोलिडेशन क्या शो करता है हमारा, एक देखिए दो फैक्टर थे कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड, एक था कॉम्पैक्शन, एक होता कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, अब हम लोग पहले कंप्रेसिबिलिटी मतलब कॉम्पैक्शन की बात कर चुके थे, दैट इज़ एक्सपल्जन ऑफ एयर। अब हम लोग कंसोलिडेशन की बात करेंगे विच इज़ एक्सपल्जन ऑफ वाटर, एक्सपल्जन ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री कंसोलिडेशन, वो जो 1 डिग्री कंसोलिडेशन होता है उसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है इसमें क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ वाटर होता है, एक्सपल्जन ऑफ वाटर। और जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है जिसे 2 डिग्री कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है हमारा, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, रीएडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो रीएडजस्ट करते हैं, रीएडजस्टमेंट होते हैं ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो जैसे ये सॉइल पार्टिकल रीएडजस्ट करते हैं ताकि बेटर मतलब बेटर डेंसिटी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, और ये एक तरीके का, पहली बात तो ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था टाइम डिपेंडेंट वाला, एक RRB JEE अभी जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें बताना था। ठीक है, तो हमारी जो
ये परमेबिलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, ये हमारी परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है, लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है और लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ पे। अगर जितना लंबा लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होगा उतना ही ज़्यादा जो हमारा एक्सपल्जन ऑफ वाटर है स्लो होगा। तो 3 चीज़ों पे, लोडिंग, ठीक है, परमेबिलिटी और जो ड्रेनेज पाथ है वो। फिर 2 तरीके का जो होता है कंसोलिडेशन होता है, एक नॉर्मली कंसोलिडेशन सॉइल होती है, एक ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है। जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती है उसमें क्या होता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है, NCS, अरे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, इसमें क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस एट प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट में जो होता है वो पास से ज़्यादा होता है। ये हमारा हो जाता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। और जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस एट प्रेजेंट है वो कम होता है कंपेयर टू पास्ट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। अगर प्रेजेंट में ज़्यादा है तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड, और पास्ट में ज़्यादा है तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, क्योंकि ये 2 तरीके के सॉइल होते हैं। अब जो हमारी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे रुकिए मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे ये स्लोप ऑफ void ratio and effective stress curve called coefficient of compressibility। जो ये coefficient of compressibility होता है ये शो करता है हमारा कितना कंप्रेसिबल है सॉइल। तो इसका पहली बात तो ये किसका होता है, ये वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस का होता है स्लोप, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये वॉइड रेशियो हो गया, ये हमारा इनिशियल एंड ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक है, ये किया एंड ये स्लोप बनाया। तो ये जो कर्व बनता है कॉनकेव कर्व बनता है, कॉनकेव कर्व। अब ये कॉनकेव कर्व जो बनता है, ठीक है, और ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है AV इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर अ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा कर्व जो है ये हमारा कर्व है, ये मतलब जो ये ग्राफ है वो कर्व है। अब इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करते हैं, लॉग का वो लगाते हैं, और जो स्लोप ऑफ वॉइड रेशियो होता है वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, और इसका फॉर्मूला ये होता है मॉडुलस E0 माइनस E इनिशियल अपॉन लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस लॉग, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स वो था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स बोलते हैं इसे। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी था चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, और जो हमारा कंप्रेशन इंडेक्स है वो है चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन log 1 लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 1 माइनस लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 2, ठीक है। जो CC की वैल्यू होती है कोफिशिएंट को कंप्रेशन इंडेक्स की, उसकी वैल्यू जो होती है 0.1 से लेकर 0.8 होती है। ये वैल्यू पूछी नहीं गई है अभी तक, लेकिन आप याद करके रखिए, ठीक है। और जो कंप्रेशन इंडेक्स है ऐसे लिखा जाता है, बट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग को ऊपर नीचे कर देंगे डिवाइड में, क्योंकि वो माइनस में था। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी ढंग से तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये समझ आ गया होगा ये ऐसे क्यों लिखा गया, ठीक है। फिर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इसे और भी चीज़ बोली जाती है, इसे क्या बोला जाता है, कभी कभी आपने पेपर में देखा होगा पैक करके क्वेश्चन आता है, पैक ना साइंटिस्ट का नाम था, उनने दिया था, ठीक है।
तो तरजागियन पैक करके। तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा 0.009 WL-10। ये यूज़ होता है फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए विद मीडियम सेंसिटिविटी। ये याद रखिए, अनडिस्टर्ब क्ले के लिए यूज़ होता है ये अनडिस्टर्ब सॉइल। अगर डिस्टर्ब्ड है तो 0.007 WL-10। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनडिस्टर्ब के लिए 0.009 WL-10 और डिस्टर्ब के लिए होता है 0.007 WL-10। देन फॉर ऑर्गेनिक क्ले, अगर ऑर्गेनिक क्ले है तो इसका जो फॉर्मूला होता है 0.0115 और इंटू डब्ल्यू जो है हमारा यहाँ पे वाटर कंटेंट है। और अगर इनिशियल वॉइड रेशियो नोन है तो 1.15 ब्रैकेट में E0 माइनस 0.835, ये 35 होगा। ठीक है, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो, और ये E0 है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो इतने नहीं पूछे गए हैं नीचे वाले, बट ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन से, कि अगर 0.009 WL-10 और 0.007 WL-10, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक ले है तो 0.0115 इंटू डब्ल्यू, और अगर वॉइड रेशियो हमारा नोन है तो 1.15 ब्रैकेट में E0 माइनस 0.35। ठीक है। देन ओवर कंसोलिडेटेड या फिर प्री कंसोलिडेटेड सॉइल बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो पास्ट में ज़्यादा था, जिसका ये होता है जैसे अभी मैंने बताया था, अगर प्रेजेंट में कम है तो OCS, और अगर प्रेजेंट में ज़्यादा है तो NCS। चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इन स्मॉल एंड क्ले बिहेव लाइक डेंस सैंड। ठीक है, मतलब जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है इसमें क्या होता है, क्ले जो है वो बिहेव करती है एज अ डेंस सैंड, और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देन कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन एक होता है, उसका फॉर्मूला सेम होता है कंप्रेशन इंडेक्स का। ठीक है, बट जो CR की वैल्यू होती है कंप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन की, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/5 से लेके 1/10 तक होती है ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स के। ठीक है, तो क्या कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, देखिए इस पेज में फॉर्मूले ज़्यादा थे। एक था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या था, वो था AV इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा इफेक्टिव स्ट्रेस। ये हो गया एक फॉर्मूला। देन एक था कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला, कंप्रेशन इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था CC इक्वल टू डेल्टा E माइनस लॉग सिग्मा 1 माइनस लॉग सिग्मा 2। ठीक, ये था फॉर्मूला। फिर एक फॉर्मूला था हमारे पास, और कौन सा था, अनडिस्टर्ब्ड क्ले है, डिस्टर्ब्ड, जब अनडिस्टर्ब्ड क्ले है तो उसका जो हमारा वो फॉर्मूला था वो था कंप्रेशन CC का 0.009 WL-10। ठीक है, ये फॉर्मूला था। फिर डिस्टर्ब्ड का क्या था, डिस्टर्ब्ड क्ले, इसका फॉर्मूला था हमारे पास CC इक्वल टू 0.007 WL-10, ये फॉर्मूला था। ठीक है, फिर अगर वॉइड रेशियो नोन है, वॉइड नहीं, ऑर्गेनिक सॉइल का था, फिर ऑर्गेनिक सॉइल का वो क्या था 0.0115 इंटू डब्ल्यू। अगर वॉइड रेशियो नोन है, वॉइड रेशियो नोन है तो क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, वो था 1.15 E0 माइनस 0.35। ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये CC, ये भी याद रखिएगा CC का फॉर्मूला है। फिर कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन का फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था सेम एज कंप्रेशन इंडेक्स, डेल्टा E अपॉन लॉग सिग्मा 1 अपॉन लॉग सिग्मा 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन की जो वैल्यू थी वो 1/5 से लेके 1/10 थी ऑफ CC। ठीक है, ये पॉइंट इतना हम लोग ने पढ़ लिया। फिर OCR क्या होता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है। ये क्या होता है, पास्ट अपॉन प्रेजेंट, सीधे सीधे याद रखिए, पास्ट अपॉन प्रेजेंट। जो हमारा मैक्स अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट था अपॉन मैक्स इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन प्रेजेंट,
पास्ट अपॉन प्रेजेंट, उसे कहते हैं OCR। OCR होता है हमारा ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। अगर OCR हमारा 1 से बड़ा है तो ये हो जाएगा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अगर हमारा OCR जो है वो 1 से छोटा है तो हो जाएगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है, OCR इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैंने जितना भी पढ़ा है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई SSC JEE में क्वेश्चन आया ज़रूर है। 2018 से लेके, मैं 2018 के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर OCR जो है हमारा 1 से बड़ा है तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, और OCR अगर 1 से छोटा है तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। फिर अब आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए आगे फर्दर डिस्कस क्या है, तरजागी जी ने 1 डिग्री कंसोलिडेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो पहली बात, तरजागी ने 1 डिग्री कंसोलिडेशन के बारे में बताया था। तो ये पूछ सकते हैं कि कितने डिग्री के कंसोलिडेशन, 1 डिग्री। ठीक है, अब इनने कुछ एजम्पशन लिए थे। एजम्पशन बहुत पूछे जाते हैं इनके, तरजागी जी के। तो एज अ फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स तो इम्पॉर्टेंट भी इनके एजम्पशन याद रखना। तो कौन कौन से एजम्पशन थे? पहली बात तो जो हमारी सॉइल है वो सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है, होमोजीनस है, आइसोट्रॉपिक है, डार्सी लॉ इज़ वैलिड है, फ्लो ऑफ वाटर इज़ ओनली वर्टिकल। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है। वहाँ पे पूछा जा सकता है कि वर्टिकल होता है, पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, या नन ऑफ दीज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो तरजागी में डार्सी लॉ वैलिड है और उसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है वो वर्टिकल होता है। होमोजीनस आइसोट्रॉपिक सेमी इनफाइनाइट सॉइल होती है, और सॉइल हमारी सैचुरेटेड है और नो चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, और वैलिड फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, इसीलिए 1 डिग्री कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। तो इनने फार्मूला दिया था। देखिए इनने कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला CVMV इंटू गामा W। अब ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हमारा CV है वो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए जो फार्मूला है वो ये होता है। ठीक है, MV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम। इसका फार्मूला क्या होता है? AV/1 + E0 होता है। ठीक है, और AV का वैल्यू तो हमने बताया था। इससे एक क्वेश्चन आया था SSC JEE में, शायद 2024 में ही आया था जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन होती है। ठीक है, देन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, हाँ जो UV होता है उसे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं और इसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन हाइट अपॉन टोटल हाइट, नहीं इंटू 100। एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गलत है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये अभी लिखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ जो फॉर्मूला है ये H है, वैसे H है। ठीक है, अपॉन ΔH इंटू 100। ठीक है, ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को शो करता है। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है इसकी यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन के बराबर है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये यूनिट याद रखना, ये रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी का मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन किलो न्यूटन हो गया। क्योंकि क्या होता है इसमें वॉइड रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो अगर वॉइड रेशियो की यूनिट नहीं होती तो ये घूम जाएगी और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन किलो न्यूटन। फिर डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ठीक है, और वॉल्यूम चेंज की तो बना ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि E की होती नहीं है और AV की होती है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है MV की हो जाएगी, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है, मीटर स्क्वायर अपॉन किलो न्यूटन। ठीक है, देन ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला, और ये की हो गया। जनरली तो यूज़ नहीं होता है बट मैं लिखा दे रहा हूँ, कहीं शायद आ जाए। तो E0 - E अपॉन E0 - E फाइनल इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला। देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन, देखिए इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो डिग्री ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन जो होता है
उसका फॉर्मूला होता है टी वी इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। टी जो होता है स्मॉल टी, ये होता है हमारा टाइम रिक्वायर्ड। टी वी जो होता है वो हमारा टाइम फैक्टर होता है, और सी वी जो होता है वो हमारा डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है, और डी जो होता है वो हमारा ड्रेनेज पाथ होता है। इसका एक और फॉर्मूला है π/4 इंटू यू स्क्वायर। अगर जो यू की वैल्यू है, जो हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, उसकी जो वैल्यू है वो अगर 60% से कम है, ठीक है, अगर 60% से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 1.781 माइनस 0.9332 इंटू लॉग 10 100 माइनस यू। ये जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये कुछ पहले से निकाले हुए वैल्यूज़ हैं, इनको याद रखिएगा कि अगर हमारी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो 50% है तो हमारा जो टी होगा वो 0.196 होगा, और अगर 90% है तो 0.848 होगा, और अगर 100% है तो ये जो टाइम फैक्टर है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 100% पहुँच जाएगा तो हमारा जो टाइम फैक्टर है वो कितना होगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसके भी फॉर्मूला एक पेज पे लिखते हैं, कौन कौन से और फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े। पहली बात तो पढ़ा टाइम फैक्टर का, टी वी इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। फिर एक और पढ़ा टी वी इक्वल टू π/4 अपॉन यू का स्क्वायर व्हेन यू इज़ इक्वल टू लेस देन 60%। जनरली इसी से क्वेश्चन आते हैं, इससे कम आते हैं क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला। CBT 2 में आ सकता है 1.781 माइनस 0.9332 इंटू लॉग 10 100 माइनस यू व्हेन यू इज़ ग्रेटर देन 60%। तो क्या हुआ 1.781 माइनस 0.9332 लॉग 10 100 माइनस यू। ये हमारे पास दो फार्मूला हो गए। फिर और कौन सा फार्मूला था, एक होता वॉल्यूम चेंज का, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, इसका था AV अपॉन 1 प्लस E0। AV का फार्मूला तो हम लोग ने ऊपर लिखा था, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर एक फार्मूला था K इक्वल टू CV MV इंटू गामा W, ठीक है, और CV की वैल्यू था K अपॉन MV इंटू गामा W, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। फिर एक फार्मूला और था डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का, वो क्या था U माइनस यू अपॉन यू माइनस यू इंटू 100। परसेंटेज में निकलता है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक और फार्मूला था, ये फार्मूला था इंटू 100, ठीक। और कौन से फार्मूला थे, एक फार्मूला और था U इक्वल टू डेल्टा H अपॉन H इंटू 100। ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर एक और चीज़ देखनी थी कि U की वैल्यू जब हमारी 50% हो जाएगी तो हमारा जो टाइम फैक्टर हो जाएगा 0.196। फिर U अगर 90% हो गई तो ये हो जाएगा TV की वैल्यू 0.848। अगर U 100% हो गया तो हमारा जो TV है टाइम फैक्टर वो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये वैल्यूज़ याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में टाइम बचे। फिर आगे परमिसेबल सेटलमेंट तो अभी हम लोग ने पढ़ ही लिया था कि अगर परमिसेबल सेटलमेंट है, आइसोलेटेड फुटिंग है और क्ले पे है तो 65 से 100 नहीं 65, और अगर सैंड पे है तो 40, और अगर राफ्ट मतलब मैट फाउंडेशन है अगर क्ले पे है तो 65 से 100, और अगर सैंड पे है मैट फाउंडेशन तो 40 से 65, ठीक है। फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिखाना चाहूँगा। पहली बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्रेशन इंडेक्स जो है, जो हमारा फार्मूला था CC वाला कंप्रेशन इंडेक्स वाला, इज़ अ मीनिंगफुल पैरामीटर, ये मीनिंगफुल पैरामीटर ओनली इन NCS नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। तो एक मीनिंगफुल पैरामीटर, बट ये ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए कोई भी मीनिंगफुल मैटर नहीं रखता है, तो याद रखिएगा कंप्रेशन इंडेक्स इज़ यूजफुल इन NCS। फिर
हायर द कंप्रेशन इंडेक्स वैल्यू, हायर द compression index value, larger is deformation in clay, ठीक। then compression index, जो हमारा कंप्रेशन इंडेक्स है, कंप्रेशन इंडेक्स वैल्यू इज कांस्टेंट ऑफ गिवन सॉइल, इज कांस्टेंट ऑफ गिवन सॉइल एंड इज नॉट चेंजेबल, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल कंप्रेशन इंडेक्स है, इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉइल, और जनरली ये एनसीएस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एक मीनिंगफुल पैरामीटर है। फिर अगर देखिए कब, पहली बात तो एनसीएस जो होती है ये कब कही जाती है, जब प्रेजेंट में ज़्यादा हो पास से, ठीक है। देन जो हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन of soil, degree of compaction of soil is characterized by dry density of soil, ये पॉइंट याद रखिएगा, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये कुछ हैशटैग्स पॉइंट है, ये जो मैं रेड में लिखा रहा हूँ ना, ये नोट पॉइंट्स हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में, जेई या यही पेपर में आए, इसलिए मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। फिर एक चीज़ और, कंप्रेसिबिलिटी, जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है इन फील्ड इज़ मोर देन ऑफ लैब सैंपल, ठीक है, लैब में कम होती है जनरली कंप्रेसिबिलिटी। देन अलाउबल सॉइल प्रेशर जो होता है, अलाउबल सॉइल प्रेशर ऑफ क्ले सॉइल इज कंट्रोल्ड बाय सेटलमेंट्स, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देन वाइब्रो फ्लोटेशन तो बताया था, डी फाउंडेशन अप टू 75 मीटर के लिए यूज़ होता है फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, एक बार फिर से रिवीजन मारेंगे। जो कंप्रेशन इंडेक्स है, इट इज़ अ मीनिंगफुल मैटर फॉर एनसीएस एंड इट इज़ नॉट अ पैरामीटर फॉर ओसीएस, ठीक है। एनसीएस कब कहलाया जाता है, जब प्रेजेंट में ज़्यादा हो इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर हायर द कंप्रेशन इंडेक्स, लार्जर इज़ द डिफॉर्मेशन इन द क्ले, ठीक है। कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है इज़ अ मीनिंगफुल मैटर, इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉइल एंड इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द सॉइल, नहीं अच्छा, सॉइल के साथ तो चेंज होगा बट इट विल नॉट चेंज फॉर अ गिवन सॉइल, इट इज़ सेम, ठीक है। और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, और कंप्रेसिबिलिटी इन फील्ड इज़ मोर देन ऑफ इन द लैब सैंपल, और अलाउबल सॉइल प्रेशर ऑन क्ले सॉइल इज़ कंट्रोल्ड बाय सेटलमेंट्स, ठीक है। फिर आगे देखिए फर्दर डिस्कशन कल करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो थैंक यू।